हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। एक बार फिर से स्वागत है आप सबका हमारे नए लेक्चर में। गाइस, ये दूसरा लेक्चर है आरबीआई का। इससे पहले ऑलरेडी मैंने एक लेक्चर डाला हुआ है। अगर आपने इसको नहीं देखा तो प्लीज उसको देख लेना, डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। ओके गाइस, तो आज का लेक्चर हम लोग शुरू करते हैं। गाइस, आज के लेक्चर का जो टॉपिक है वो है हिस्ट्री ऑफ द आरबीआई। इससे पहले वाले लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि व्हाट इज सेंट्रल बैंक, व्हाट इज आरबीआई एंड फंक्शंस ऑफ द सेंट्रल बैंक या आरबीआई। ओके, तो आज के लेक्चर में हम लोग ये पढ़ने वाले हैं कि आरबीआई की हिस्ट्री क्या है। ओके, आज हम लोग पूरी उसकी हिस्ट्री पढ़ने वाले हैं आरबीआई की। बेसिकली आज हम लोग ये पढ़ने वाले हैं कि आरबीआई से पहले कौन सी बैंक थी जो आरबीआई का काम करती थी। ओके, यानी कि जब आरबीआई नहीं था तब क्या था, तब कौन सी बैंक जो है सारे कमर्शियल बैंक्स को कंट्रोल करती थी। तो आज हम लोग क्या करने वाले हैं, ये सारी हिस्ट्री जो है आरबीआई की हम लोग आज पढ़ने वाले हैं। ओके, तो लेक्चर को हमारे शुरू करते हैं। तो गाइस, आप देख सकते हो कि जो हिस्ट्री ऑफ आरबीआई है वो शुरू होता है हमारा 1921 से। ओके, तो बेसिकली 1921 में क्या हुआ था गाइस, 1921 से पहले जो है वो सेंट्रल बैंक नहीं था हमारी कंट्री में। तो 1921 में इकोनॉमिस्ट है जेएम कीन्स, इकोनॉमिस्ट जेएम कीन्स ने उन्होंने क्या कहा कि हमको क्या करना चाहिए, एक सेंट्रल बैंक बनाना चाहिए एज अ हेड। वो क्या करेगी, सारे कमर्शियल बैंक्स को क्या करेगी, कंट्रोल करेगी। तो ये जो एडवाइस दिया था वो जेएम कीन्स ने दिया था कि हमको क्या करना चाहिए, एक सेंट्रल बैंक बनाना चाहिए। वो क्या करेगी, सारे बैंक को क्या करेगी, कंट्रोल करेगी, हमारे जो बैंकिंग सिस्टम है उसको क्या करेगी, मैनेज करेगी। ओके, तो आप देख सकते हो क्या लिखा हुआ है, इन 1921 एट द टाइम ऑफ ब्रिटिश इंडिया ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द जेएम कीन्स in 1921 three presidencies bank merged, amalgamated and formed the new bank called Imperial Bank of India, Bank of Bengal, Bank of Bombay, Bank of Madras। ओके, तो गाइस इसमें यहाँ क्या बताया गया, 1921 में ये कहानी हमारी शुरू हुई आरबीआई से पहले की कि 1921 में लॉर्ड जेएम कीन्स ने क्या बोला कि हमको क्या करना चाहिए, एक सेंट्रल बैंक बनाना चाहिए। तो वो टाइम पे जो गाइस हमारे पास तीन कमर्शियल बैंक्स थी, बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ मद्रास एंड बैंक ऑफ बॉम्बे। तो इन तीनों बैंक को क्या कर दिया गया, मर्ज कर दिया गया, यानी कि इन तीनों बैंक को मिला दिया गया और एक नई बैंक बनाई गई। उसका नाम रखा गया इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। आप देख सकते हो उसका नाम रखा गया इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। ओके, तो ये इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया है, वो फॉर्म कब हुई, 1921 में। और ये फॉर्म कैसे हुई, बाय मर्जिंग द थ्री प्रेसिडेंसीज कमर्शियल बैंक्स। तीन बैंकों को मर्ज कर दिया गया, ओके, अमालगमेट कर दिया गया, मिला दिया गया और एक नई बैंक बनाई गई एज अ सेंट्रल बैंक। ओके, उसका नाम क्या रखा गया गाइस, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। और इसका नाम थोड़ा फॉरेन टाइप है क्योंकि ये ब्रिटिश इंडिया के टाइम हुआ था गाइस, इसलिए उसका नाम रखा गया इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। यानी कि इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया को बनाया गया था एज अ सेंट्रल बैंक। उस टाइम पे कोई सेंट्रल बैंक नहीं थी सारे बैंकों को मैनेज करने के लिए। तो लॉर्ड जेएम कीन्स ने क्या बोला कि हम क्या करते हैं, जो हमारे पास कमर्शियल बैंक्स है, बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ मद्रास एंड बैंक ऑफ बॉम्बे, इन तीनों बैंकों को क्या कर देते हैं, मर्ज कर देते हैं, मिला देते हैं और एक नई बैंक फॉर्म करते हैं जिसका नाम रखते हैं हम लोग इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। वो क्या करेगी, एज अ सेंट्रल बैंक क्या करेगी, वर्क करेगी। ओके, तो गाइस ये इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया वो सेंट्रल बैंक नहीं थी, लेकिन उसको बनाया गया एज अ सेंट्रल बैंक, यानी कि उसको सेंट्रल बैंक जैसा बनाया गया, उसको पावर दी गई कि टेम्पररी आप क्या करो, सेंट्रल बैंक के फंक्शंस को परफॉर्म करो। ओके, आगे हम लोग पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है, इंपीरियल बैंक वॉज अ क्वाजी सेंट्रल बैंक। It was not an original central bank, but it was made to act and perform the functions of the Central Bank of India। क्या लिखा गया है गाइस, कि जो इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया है वो क्वासी सेंट्रल बैंक है। यानी कि यहाँ पे क्वासी जो वर्ड लिखा हुआ है गाइस, मैंने इसको हाईलाइट किया हुआ है, क्वासी सेंट्रल बैंक, यानी कि ये एक्चुअल सेंट्रल बैंक नहीं है, ये टेम्पररी सेंट्रल बैंक है। इसको बनाया गया है सेंट्रल बैंक की भूमिका निभाने के लिए। इसको सेंट्रल बैंक नहीं बनाया गया, इसको सेंट्रल बैंक जैसा बनाया गया है, सेंट्रल बैंक का काम करने के लिए उसको बनाया गया है। ओके, इट वॉज नॉट एन ओरिजिनल सेंट्रल बैंक बट इट वॉज मेड टू एक्ट एंड परफॉर्म द फंक्शन ऑफ सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। ओके, तो यहां से पता चल गया हमको इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया को बनाया गया 1921 में, और उसको बनाया गया ताकि वो सेंट्रल बैंक के जैसा एक्ट कर सके, यानी कि टेम्पररी तौर पर सेंट्रल बैंक के वो काम कर सके। ओके, तो यहां से हमारी जो कहानी जो है वो शुरू हुई आरबीआई की, कि सबसे पहले क्या बनाया गया था, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया को बनाया गया था 1921 में। ओके, उसके बाद में गाइस बात आई 1926 की। ओके, मैंने इसको हाईलाइट किया हुआ है, since Imperial Bank was made by merging three commercial banks, that's why it was making the policy only in the favor and benefits of commercial banks. Therefore, it was decided to establish a new separate central bank. 1926 में क्या हुआ गाइस, कि ये ऑब्जर्व किया गया कि जो
इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया है, इंपीरियल बैंक जो है वो जो भी पॉलिसीज बना रही है, जो भी रूल्स बना रही है, वो सारे फेवर में बना रही है कमर्शियल बैंक्स के। क्योंकि जाहिर सी बात है, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया को बनाया गया था, आप देख सकते हो कि 3 बैंक को मर्ज करके बनाया गया था, बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ मद्रास एंड बैंक ऑफ बॉम्बे। तो ये तीनों बैंक क्या थी? कमर्शियल बैंक थी। अब जाहिर सी बात है, जब कमर्शियल बैंक को या अगर आप सेंट्रल बैंक बना दोगे तो वो जो पॉलिसीज बनाएगा वो अपने फेवर में ही बनाएगा, अपने जैसी बैंक्स के फेवर में ही बनाएगा। ओके, तो 1926 में क्या ऑब्जर्व किया गया कि जो इंपीरियल बैंक थी वो सिर्फ पॉलिसीज बना रही थी इन द बेनिफिट्स ऑफ द कमर्शियल बैंक्स। तो 1926 में ये डिसाइड किया गया कि अब इंपीरियल बैंक को सेंट्रल बैंक नहीं बनाएंगे हम क्या करेंगे, एक नया सेपरेट बैंक लेके आएंगे। ओके, 1926 में ये डिसीजन लिया गया कि इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया क्या कर रहा है, बहुत बायस हो रहा है, यानी कि बहुत जो है अपने ही फेवर में डिसीजन ले रहा है, अपने ही फेवर में जो है वो पॉलिसीज बना रहा है। तो अभी हम क्या करेंगे, एक सेपरेट सेंट्रल बैंक को लेके आएंगे। ये डिसीजन कब लिया गया? 1926 में। ओके, आगे बढ़ते हैं। Therefore, it was decided to establish a new separate central bank. Therefore, in 1926, the commission held to establish separate central bank, Reserve Bank of India. The commission was Hilton-Young Commission, also called Royal Commission. यहाँ पे क्या बताया गया है इसके कि 1926 को ये डिसीजन लिया गया कि इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया को क्या कर दिया जाएगा, अभी हटा दिया जाएगा, इसके बदले हम एक नई सेंट्रल बैंक लेके आएंगे। उसके लिए जो एक कमीशन को बिठाया गया, वो कमीशन का नाम था हिल्टन यंग कमीशन, और इसका एक और नाम है रॉयल कमीशन। ओके गाइस, ये डिसीजन किसने लिया कि नई सेंट्रल बैंक आना चाहिए, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को लेकर आना चाहिए, ये किसने बोला था? हिल्टन यंग कमीशन ने बोला था। ओके, आगे बढ़ते हैं। 1926 Royal Commission on Indian Currency, Hilton Young Commission, recommends the establishment of a central bank to be called Reserve Bank of India. यहाँ पे गाइस वही बताया गया 1926 में जो कमीशन बैठी थी ये डिस्कस करने के लिए कि इंपीरियल बैंक को क्या कर दिया जाएगा, अभी बंद कर दिया जाएगा, इसके बदले हम लोग क्या लेके आएंगे, सेंट्रल बैंक लेके आएंगे, नया सेंट्रल बैंक जिसका नाम रखा जाएगा आरबीआई। तो ये रिकमेंड किसने किया था गाइस, मैंने इसको हाईलाइट किया हुआ है, इसको रिकमेंड किया था हिल्टन यंग कमीशन, ऑल्सो नोन एज द रॉयल कमीशन। तो क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में डायरेक्टली कि आरबीआई का जो है रिकमेंड किसने किया था बनाने के लिए, आरबीआई का स्टैब्लिशमेंट के लिए रिकमेंड किसने किया था? तो हमारा आंसर आना चाहिए कि हिल्टन यंग कमीशन। ओके, उसके बाद में गाइस आगे बढ़ते हैं हम लोग। 1931 में क्या हुआ? 1931 द इंडियन सेंट्रल बैंकिंग इंक्वायरी कमेटी रिवाइव्स द इशू ऑफ द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एज द सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। सिंपल सा है, ये कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके बाद में 1931 में क्या हुआ, एक कमेटी बैठी गई। ओके, एक इंक्वायरी कमेटी बैठी गई जिसका नाम था इंडियन सेंट्रल बैंकिंग इंक्वायरी कमेटी। उसने क्या किया, फिर से पूरे मसले को क्या किया, रिवाइव, पूरे प्रॉब्लम को क्या किया, वापस से रीड किया। क्या हमको वाकई में एक नई सेंट्रल बैंक लाने की जरूरत है जिसका नाम रखना चाहिए आरबीआई? तो ये पूरे जो मसले को है, जो पूरे प्रॉब्लम को है, वापस से रिवाइव किया गया, डिस्कस किया गया 1931 में। ओके, उसके बाद में गाइस इन द 1934 द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 हैड पास। 1934 में क्या हो गया, आरबीआई को स्टैब्लिश करने के लिए एक एक्ट पास किया गया, उसका नाम था रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934। ओके, तो गाइस ये क्रोनोलॉजी जो चल रही है 1921 से लेकर 1934 तक, जो अब तक जो मैंने बताया, उसको क्या करना है, आपको वैसे ही एज इट इज याद रखना है। ओके, डायरेक्टली हमको एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है कि बहुत सारे इवेंट्स दिए होंगे और उसको हमको सिस्टमैटिकली क्या करना पड़ेगा, अरेंज करना पड़ेगा। ओके, तो उसको आपको सीक्वेंस भी क्या करना है गाइस, याद रखना है। तो 1934 में आरबीआई का एक्ट पास हो गया। In 1935, finally the Reserve Bank of India established and start functioning from 1st April 1935। तो आखिरकार 1935 में जाके जो है आरबीआई स्टैब्लिश हुआ और उसने अपना जो है फंक्शन, यानी कि उसने अपना ऑपरेशन जो है वो चालू कर दिया। डेट दी गई हमको 1 अप्रैल 1935। ओके गाइस, तो ये डेट को भी हमको याद रखना है कि आरबीआई फाइनली स्टार्ट कब हुआ, तो डेट है वो 1 अप्रैल 1935। ओके, after that RBI worked as a central bank of Burma till April 1947 and also worked as a central bank of Pakistan till June 1948। इसके बाद में गाइस बताया गया कि जब आरबीआई स्टैब्लिश हो गया उसके बाद में उसने 1947 तक बर्मा के लिए भी एज अ सेंट्रल बैंक काम किया। ओके, तो यानी कि जब हमारा आरबीआई बन गया था उसके बाद में 1947 तक उसने आरबीआई ने सेंट्रल बैंक की भूमिका निभाई बर्मा के लिए। ओके, उसके बाद में बताया गया कि आरबीआई ऑल्सो वर्क एज अ सेंट्रल बैंक फॉर द पाकिस्तान टिल 1948, यानी कि देश की आजादी के बाद भी
आरबीआई ने क्या किया है, सेंट्रल बैंक के तौर पर काम किया है पाकिस्तान के लिए भी। ओके, तो अब आप लोग सोच रहे हो कि सर इतना डिटेल में आप क्यों बता रहे हो कि पाकिस्तान के लिए काम किया है, आप बर्मा के लिए काम किया है, इससे हमारा क्या लेना देना। गाइस, ऐसे क्वेश्चन आजकल एग्जाम में पूछे जा रहे हैं जिसमें आरबीआई की हिस्ट्री पूछी जा रही है। ओके, तो ये सारे जो क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में आ सकते हैं आगे चल के भी। ओके, अब गाइस यहां तो आरबीआई की स्टैब्लिशमेंट की बात हो गई कि 1935 में आरबीआई क्या हो गया, स्टैब्लिश हो गया। सबसे पहले क्या था, अभी मैं वापिस से आपको रिवाइज करवाता हूं कि सबसे पहले क्या हुआ था, इन द ईयर 1921 में 3 बैंक को मर्ज किया गया, बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ मद्रास एंड बैंक ऑफ बॉम्बे। इन तीनों बैंक को मर्ज करने की एडवाइस किसने दिया, लॉर्ड जेएम कीन्स ने। ओके, उसके बाद में क्या किया गया, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया को बनाया गया 1921 में। उसके बाद में गाइस क्या हुआ, 1926 में ये ऑब्जर्व किया गया कि जो इंपीरियल बैंक है वो क्या कर रहा है, सिर्फ अपने ही फेवर में, कमर्शियल बैंक के फेवर में ही पॉलिसीज बना रहा है। तो ये डिसीजन लिया गया कि अब क्या कराया जाएगा, एक नई सेंट्रल बैंक को लेकर आएंगे। ओके, उसके बाद में एक कमीशन बिठाई गई 1926 को, उसका नाम था हिल्टन यंग कमीशन। उसने क्या किया, रेकमेंड किया कि अभी हमको क्या करना है, एक नई सेंट्रल बैंक बनाना है जिसका नाम रखेंगे हम लोग आरबीआई। ओके, उसके बाद में गाइस क्या हुआ, 1931 को एक इंक्वायरी कमेटी बैठी। उस इंक्वायरी कमेटी ने पूरे मसले को, पूरे प्रॉब्लम को क्या किया, फिर से रिवाइव किया। ओके, और फाइनल डिसीजन लिया कि हाँ वाकई में हमको आरबीआई को बनाना चाहिए। उसके बाद में गाइस 1934 को एक एक्ट पास किया गया जिसका नाम रखा गया आरबीआई एक्ट 1934। उसके बाद में गाइस फाइनली 1935 को आरबीआई को स्टैब्लिश कर दिया गया और आरबीआई ने स्टार्ट कर दिया अपना वर्किंग। ओके, उसके बाद में बताया गया बर्मा के लिए काम किया आरबीआई ने 1947 तक और 1948 तक पाकिस्तान के लिए काम किया। उसके बाद में गाइस 1949 को क्या हुआ है, अभी हम लोग पढ़ते हैं, द आरबीआई वाज एस्टैब्लिश एज अ प्राइवेट शेयर होल्डर्स बैंक बट इन 1949 द आरबीआई नेशनलाइज। नाउ द आरबीआई इज फुल्ली ओन्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। नेशनलाइजेशन, गाइस यहां पे एक वर्ड दिया गया है नेशनलाइजेशन, मतलब 1949 को क्या हो गया, आरबीआई को एज अ गवर्नमेंट में कन्वर्ट कर दिया गया। यानी कि पहले जब आरबीआई स्टैब्लिश हुआ था वो गवर्नमेंट के अंडर में नहीं था। ओके, वो प्राइवेट बैंक के अंडर में था। ओके, उसके बाद में 1949 को 1949 में क्या कर दिया गया, आरबीआई को नेशनलाइज कर दिया गया, यानी कि गवर्नमेंट के अंडर डाल दिया गया। इसलिए गाइस यहाँ पे लिखा गया है कि नाउ द आरबीआई इज फुल्ली ओन्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अभी आज की तारीख में जो आरबीआई पूरा गवर्नमेंट के अंडर में है। ओके, तो आरबीआई का नेशनलाइजेशन कब हुआ है, 1949 में। ये डेट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है गाइस, ये एग्जाम में क्वेश्चन हमको पूछता है। आगे देखते हैं 1955 में क्या हुआ गाइस। अब ये लास्ट है हमारा आरबीआई की हिस्ट्री का कि इन द ईयर 1955 को क्या हुआ, जो हमने इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया बनाया था ना 1921 को, उसको यहां पे क्या कर दिया गया, उसको ट्रांसफॉर्म कर दिया गया एसबीआई में। पढ़ते हैं हम लोग, इन 1955 द इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया ट्रांसफॉर्म्ड इनटू स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एसबीआई। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इज द लार्जेस्ट पब्लिक सेक्टर बैंक इन इंडिया। यानी कि अब आरबीआई आ गया है तो अब इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की क्या जरूरत है, तो इसलिए इन द ईयर 1955 को क्या कर दिया गया, जो इंपीरियल बैंक था उसको इंपीरियल बैंक से बना दिया गया एसबीआई। जो हमारा अभी प्रेजेंट में जो एसबीआई है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, वो एक्चुअली में वो इंपीरियल बैंक था, उसको क्या कर दिया गया, एसबीआई में कन्वर्ट कर दिया गया। तो ये कब हुआ है गाइस, 1955 में हुआ है। तो इससे हम लोग को ये पता चलता है जो एसबीआई का जो स्टैब्लिशमेंट डेट है वो भी क्या है, 1955 है। मैच द कॉलम में गाइस ये पूछता है हमको एसबीआई का डेट ऑफ स्टैब्लिशमेंट, तो हमको याद रखना है कि वो क्या है, 1955। ओके, तो यहां हमारी जो है वो हिस्ट्री एंड होती है। यहाँ पे गाइस मैंने एक क्रोनोलॉजी बना के रखी है आपकी इजी के लिए। तो आप देख सकते हो कि सबसे पहले क्या हुआ था, 1921 में स्टैब्लिशमेंट हुआ था इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का। उसके बाद में 1926 को एक कमीशन बिठाई गई जिसका नाम रखा था हिल्टन यंग कमीशन नाम था, वो सेटअप हुई। 1934 को गाइस आरबीआई का एक्ट पास किया गया। 1935 को आरबीआई स्टैब्लिश हो गया और उसने अपना फंक्शन स्टार्ट कर दिया। 1949 को गाइस आरबीआई नेशनलाइज हो गया, गवर्नमेंटल बन गया। 1955 को इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया को ट्रांसफॉर्म्ड कर दिया गया, कन्वर्ट कर दिया गया एसबीआई में। तो गाइस ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्रोनोलॉजी है, आपको इसको याद रखना है। डायरेक्टली आपको क्वेश्चन बना के पूछ सकता है कि ये 4-5 पॉइंट आपको दे दिया जाएगा और आपको बोला कि इसको अरेंज करो असेंडिंग ऑर्डर में, यानी कि पहले क्या हुआ है, दूसरा क्या हुआ है, तीसरा क्या हुआ है, आपको क्या करना है, उसको अरेंज करना है सिस्टमैटिकली। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप उसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। ओके, यहाँ पे हिस्ट्री जो है गाइस हमारी खत्म होती है आरबीआई की। अभी हम लोग क्या करते हैं कि आरबीआई के कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स है या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कह सकते हो आप, उसको मुझे लगता है कि वो डिस्कस करना चाहिए, इसलिए मैंने मेंशन कर दिया है। ओके, तो आप देख सकते हो सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स टू बी नोटेड रिगार्डिंग द आरबीआई। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है आरबीआई से रिलेटेड जो हमको पता होने चाहिए, एग्जाम में डायरेक्टली इसके ऊपर क्वेश्चन बन सकता है। क्या लिखा हुआ है गाइस, आरबीआई डिड नॉट स्टार्ट एज अ गवर्नमेंट ओन्ड बैंक बट एज अ प्राइवेटली हेल्ड बैंक विथ शेयर कैपिटल ऑफ 5 करोड़।
यानी कि सिंपली यहां पे ये बताएगा कि जब आरबीआई स्टैब्लिश हुआ था वो गवर्नमेंटल नहीं था, वो प्राइवेट बैंक था। ओके, तो वो कितने शेयर कैपिटल से स्टार्ट किया गया था? 5 करोड़ रुपीस। ओके, तो आपको ये याद रखना है। नेक्स्ट क्या है? द फर्स्ट गवर्नर ऑफ द आरबीआई वॉज ऑसबर्न स्मिथ। जो आरबीआई के फर्स्ट गवर्नर थे, सबसे पहले गवर्नर थे, वो एक ब्रिटिश थे, वो फॉरेनर थे, उनका नाम था ऑसबर्न स्मिथ। ओके, तो यानी कि जो आरबीआई के फर्स्ट गवर्नर थे वो एक फॉरेनर थे जिनका नाम था ऑसबर्न स्मिथ। नेक्स्ट दिया हुआ है गाइस, फर्स्ट इंडियन गवर्नर ऑफ आरबीआई वॉज सीडी देशमुख। यहाँ पे क्या दिया हुआ है? यहाँ पे भी फर्स्ट गवर्नर का नाम दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पे क्या बोला गया? इंडियन गवर्नर। यहाँ पे इंडिया की जो गवर्नर थे आरबीआई के सबसे पहले, उनका नाम था सीडी देशमुख। इसके ऊपर क्वेश्चन गाइस पूछा जा चुका है एग्जाम में। प्रेजेंट गवर्नर ऑफ द आरबीआई इज शक्तिकांता दास। अभी के जो गवर्नर चल रहे हैं हमारे 2021 के, वो है शक्तिकांता दास। ओके, तो आपको ये भी लेटेस्ट वाला भी याद रखना है। द हेड ऑफिस ऑफ द आरबीआई वॉज इन कलकत्ता बट आफ्टर ट्रांसफर टू मुंबई। जो हेड ऑफिस था आरबीआई का वो सबसे पहले कलकत्ता में था गाइस, उसके बाद में उसको ट्रांसफर कर दिया गया मुंबई में। ओके, द आरबीआई एक्ट इंडिपेंडेंटली, इट इज नॉट डिपेंड्स अपॉन द गवर्नमेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आरबीआई वर्क कैसे करता है? इंडिपेंडेंटली, खुद के बलबूते पे वर्क करता है, किसी के ऊपर डिपेंड नहीं है, वो गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड नहीं है। ओके, the RBI control and manage the activities of all the banks such as commercial banks, cooperative banks, rural and foreign banks। यहाँ पे बताया गया कि आरबीआई जो है वो सारे बैंकों की क्या करता है? एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है, क्योंकि आरबीआई क्या है? हमारा सेंट्रल बैंक है, इसलिए वो सारे बैंकों क्या करता है? कंट्रोल करता है। कौन कौन सी बैंक? कोऑपरेटिव बैंक, कमर्शियल बैंक्स, फॉरेन बैंक्स, रूरल बैंक्स। ओके, आगे दिया हुआ है, द आरबीआई इज रिस्पॉन्सिबल फॉर गिविंग द लाइसेंस टू ऑल द कमर्शियल बैंक्स इन इंडिया एंड मेंटेनिंग द स्टेबिलिटी ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज रेट। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है गाइस कि यहाँ पे बताया गया कि जितने भी कमर्शियल बैंक है उसको लाइसेंस कौन देता है? आरबीआई देता है, गवर्नमेंट नहीं देता है। कौन देता है? आरबीआई देता है लाइसेंस। और यहाँ पे बताया गया कि आरबीआई क्या करता है? हमेशा हमारा जो फॉरेन एक्सचेंज रेट होता है इंडियन रुपीज में, उसको क्या करता है? मेंटेन करके रखता है, स्टेबल करके रखता है। यानी कि जो हमारा एक्सचेंज रेट जो ऊपर नीचे होते रहता है उसको मेंटेन करने की, उसको स्टेबल रखने की जिम्मेदारी किसकी है गाइस? वो आरबीआई की है। ओके, आखिरी पॉइंट दिया हुआ है हमारा, स्टेट बैंक ऑफ सिक्किम इज नॉट रेगुलेटेड बाय द आरबीआई, इट इज रेगुलेटेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट ऑफ सिक्किम। बहुत ही इंपॉर्टेंट गाइस, इसके ऊपर क्वेश्चन डायरेक्टली हमको एग्जाम में आ सकता है कि स्टेट बैंक ऑफ जो सिक्किम है वो आरबीआई रेगुलेट नहीं करता है। जी हां, सही सुन रहे हो आप कि जो स्टेट बैंक ऑफ सिक्किम है उसको आरबीआई कंट्रोल नहीं करता है, उसको कंट्रोल कौन करता है? वहां की स्टेट गवर्नमेंट करती है। ये एक सिंगल कमर्शियल बैंक है स्टेट बैंक ऑफ सिक्किम, जिसको आरबीआई कंट्रोल नहीं करता है। ओके, इसको कंट्रोल कौन करता है? वहां की गवर्नमेंट करती है। ओके, बाकी तो सारी कमर्शियल बैंक को आरबीआई कंट्रोल करता है, लेकिन जो स्टेट बैंक ऑफ सिक्किम है, एसबीएस है, इसको आरबीआई रेगुलेट नहीं करता। ओके, तो हमको ये क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। ओके, तो गाइस आज का लेक्चर है हम लोग यहीं पे खत्म करते हैं। अगर आपको मेरा लेक्चर अच्छा लगता है तो आप इसको प्लीज लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नए लेक्चर में। आगे हम लोग लेक्चर में डिस्कस करेंगे कि आरबीआई की सब्सिडियरीज कौन कौन सी है और प्रीवियस एग्जाम के क्वेश्चन पेपर में आरबीआई से रिलेटेड कौन कौन से जो है क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। ओके, उसको हम लोग क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे। ओके, तो जब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।